हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ग्रुप में सतीश साधना। हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रतिरोधों के क्रम संयोजन की, और आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जी हाँ, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? देखिएगा, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक हम देखते हैं कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा क्षयित होती है। इसे कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, इसे ऊष्मीय प्रभाव के नाम से और जाना जाता है, और हम लिखेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई चालक है और उस चालक में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को हमने क्या नाम दिया था? हमने उसे कहा था प्रतिरोध। क्या नाम दिया था दोस्तों? प्रतिरोध R। ठीक है, ये है प्रतिरोध R। ये हमने एक परिपथ चित्र बना रखा है। ठीक है, यहां कोई चालक है, उस चालक को हमने जोड़ दिया किससे? बैटरी से। ये बैटरी का धन सिरा है। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा? धन सिरे से और ऋण सिरे की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर से किधर होगी? बैटरी के ऋण सिरे से और धन सिरे की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए, ये जो चालक है ये कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब विद्युत धारा बहती कैसे है कि जब सिरों के बीच विभवांतर लगता है तो विभवांतर में अंतर आता है, तो जो आवेश है वो आवेश एक दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, आवेश जब एक दिशा में प्रवाहित होंगे, यानी कि ऋण सिरे से और धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा में कई प्रकार के गतिरोध आ जाते हैं, यानी बहुत से परमाणुओं से इनकी टक्कर हो जाती है। ठीक है, अब जब परमाणुओं से इनकी टक्कर होती है तो उस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। ठीक है दोस्तों, वो ऊर्जा किस रूप में क्षयित होती है? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। कि जब किसी भी चालक में धारा बहेंगे तो उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों का टकराव होगा बहुत सारे परमाणुओं से, जिसके कारण जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी? क्षयित हो जाएगी, जिसे विद्युत धारा का तापीय ऊष्मीय प्रभाव कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, हमें अच्छी तरह से पता है कि W कार्य होता है। ठीक है, E यहां है ऊर्जा, और ये ऊर्जा क्षयित होती है किस रूप में? हीट यानी ऊष्मा के रूप में। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? अब कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है, हम जितनी ऊर्जा देंगे उतना ही क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है ये किस रूप में क्षयित होती है? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो यहां W किसको डिनोट करता है? कार्य को। E डिनोट करती है ऊर्जा को, और H यहां प्रदर्शित करता है किसको? ऊष्मा को। ठीक है, ये तीनों ही जो इकाई है, ये तीनों ही जो परिभाषाएं यहां हमारे सामने हैं, इनकी इकाई होती है जूल। क्या होती है दोस्तों? तीनों की जूल। ठीक है, ये जो भौतिक राशियां हैं इन तीनों की इकाई क्या है? जूल है, और जूल को किससे डिनोट करते हैं? जे से। किससे लिखते हैं? जे से। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत सिंपल सा है।
हमने पिछली क्लास में I बराबर पढ़ा था Q अपॉन T, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। उसके बाद में हमने पढ़ा विभवांतर V बराबर होता है किया गया कार्य बटे में आवेश, यानी V इक्वल W अपॉन Q। उसके बाद हमने पढ़ा ओम का नियम, यानी V बराबर IR। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी फॉर्मूले पढ़े थे कि Q बराबर होता है N इंटू में E। हमने क्रम संयोजन में हमने पढ़ा R बराबर 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन में हमने पढ़ा 1 अपॉन R इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन यहाँ हम केवल 3 फॉर्मूले मेन रूप से काम में लेंगे। देखिएगा, एक हमने पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है दोस्तों Q अपॉन T। ठीक है, एक फॉर्मूला हम ये काम में लेंगे। दूसरा हम बात करेंगे V बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनको। और एक फॉर्मूला हम काम में लेंगे V बराबर IR। ठीक है, ओम के नियम अनुसार ये निकाला है। इन तीनों फॉर्मूला से हम यहाँ तापीय प्रभाव का गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, और तापीय जो प्रभाव है उसमें प्रभाव है, इसका गणितीय जो व्यंजक है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा अभी ये जो फॉर्मूला है कि V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं अगर हम कार्य निकालें। ठीक है, और कार्य के इक्वली हमने क्या मानी, ऊर्जा, और ये ऊर्जा किस रूप में क्षयित होती है, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, इसीलिए W बराबर हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, W बराबर हम लिख सकते हैं V इंटू में Q। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ गया W बराबर हो गया V इंटू में Q। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिएगा यहां ये जो W है, ये W इक्वल है किसके, E के और H के, तो मैं V इंटू में Q। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है Q बराबर हम रख सकते हैं IT, क्योंकि I बराबर होता है Q अपॉन T। Q निकालेंगे तो ये T किसके गुणा में आ जाएगा, I, तो ये क्या निकल कर आ गया IT। अब हम इसमें Q का मान रख देंगे, तो देखिए सेम इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये जो W है ये किसके इक्वल है, H के, तो यहाँ हम W की जगह क्या रख देते हैं, H, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा, हीट। ठीक है, तो H इक्वल हो गया V इंटू में Q का मान हम रखेंगे IT, तो ये आ गया IT। तो ये ऊष्मा का पहला फॉर्मूला निकल गया, H बराबर VIT। ठीक है, ये हमने निकाल दिया एक फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में और फॉर्मूले निकाल लेते हैं, और फॉर्मूले क्या निकलेंगे, देखिएगा हम निकाल सकते हैं H बराबर, अब हमें पता है ये ओम का नियम है, V बराबर होता है IR। अब अगर हम I निकालेंगे तो ये R किसके बटे में जाएगा, V, तो I बराबर हो गया V अपॉन R। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि I का मान रख देते हैं V अपॉन R, तो क्या आएगा V इंटू में हम मान रख रहे हैं I का, इसकी जगह तो ये आ गया V अपॉन R इंटू में T, तो क्या आएगा, बोलिएगा, ये आ गया हमारे सामने H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T। ये आ गया क्षयित ऊष्मा का
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब हम क्षयित ऊष्मा का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकालते हैं। वो क्या है वो देखिएगा। हम यहाँ V का मान भी रख लेंगे और Q का मान भी रख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ निकाल देता हूँ तीसरा फॉर्मूला। तो यहाँ आ जाएगा H बराबर V बराबर हम क्या रख सकते हैं IR। तो यहाँ V का मान हम रख देंगे IR इंटू में Q का मान क्या होता है IT। तो यह रख दिया IT। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया H बराबर I स्क्वायर RT। ये क्षयित ऊष्मा का सबसे इंपोर्टेंट तीसरा फॉर्मूला है। जी हाँ, इसे कहते हैं जूल तापन का नियम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है जूल तापन का नियम। क्या कहते हैं इसे? जूल तापन का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उत्पन्न जो ऊष्मा H है ये किस किस बात पर निर्भर करती है। तो देखिएगा यहाँ 3 बातों पर डिपेंड करती है। उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है। उत्पन्न ऊष्मा किस किस बात पर डिपेंड करती है? सबसे पहले है H समानुपाती होगी I के वर्ग के। यानी कि सबसे मेन बात यह है कि क्षयित जो ऊष्मा होती है वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्षयित ऊष्मा का मान भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए धारा बढ़ाई 2 एम्पियर, तो क्षयित ऊष्मा होगी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 जूल। ठीक है, अब हमने ली कितनी? 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्षयित ऊष्मा का मान हो जाएगा 16 जूल। 8 एम्पियर ली 64, तो सेम उसी वर्ग में वो क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा सेकंड जो पॉइंट है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड है H समानुपाती होता है R। ठीक है, यानी कि ऊष्मा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में जितनी बाधा आती जाएगी तो निश्चित रूप से क्षयित ऊष्मा का मान भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यदि प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध बढ़ा 20 ओम, उसके बाद बढ़ा 50 ओम, उसके बाद बढ़ा 100 ओम, 150 ओम, 200 ओम, तो जो मैक्सिमम जहां आ रहा है वहां क्षयित ऊष्मा का मान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो उत्पन्न जो ऊष्मा H है वो समानुपाती होती है किसके? प्रतिरोध के। कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा क्षयित ऊष्मा का मान भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तीसरी बात जो यहाँ आती है वो है H समानुपाती होता है T यानी समय के। जी हाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ ऊष्मा इस बात पर भी निर्भर करती है, किस पर? समय, कि कितने समय में कितनी धारा, कितने समय में प्रतिरोध मैक्सिमम रहा, तो निश्चित रूप से क्षयित ऊष्मा का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इसे हम सामान्य तौर पर फील भी कर सकते हैं। हमने अपने दैनिक जीवन में देखा भी है कि सपोज दैट हम कोई एक आयरन का तार, लोहे का तार ले लेते हैं और उसमें हम पहले केवल 1 मिनट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, फिर उसको छू के देखते हैं, फिर हम उसमें 5 मिनट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे तक जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे वो पहले की बजाय हमें छूने पर क्या होगा? देखिए, जब तक करंट प्रवाहित हो रहा है तब नहीं छूना है हमें,
जब करंट को हटा देंगे उसके बाद जब हम छू कर देखेंगे तो हमें पहले की अपेक्षा क्या महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे क्षयित ऊष्मा भी क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो जो क्षयित जो ऊष्मा है उसका मान 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। एक, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, एक उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती, एक समय के समानुपाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, इस प्रभाव पर आधारित बहुत सारे उपकरण हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी युक्तियां काम करती हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की। किसकी बात करते हैं? विद्युत बल्ब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत हीटर। किसकी बात करते हैं? विद्युत हीटर। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस या इस्त्री जिसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत इस्त्री। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार। ठीक है, इसी प्रकार से और बहुत सारे उपकरण आते हैं जैसे गीजर है, गीजर। ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत केतली है, विद्युत केतली। ये ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। देखा होगा आपने जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में ये आपने स्प्रिंग नुमा तंतु देखा होगा इस टाइप से, और ये जो तंतु होता है ये किसका बना हुआ होता है? ये तंतु बना हुआ होता है किसका? ये वाला तंतु बना होता है टंगस्टन का, जिसे W से डिनोट करते हैं। ठीक है, वुल्फ्राम इसे कहा जाता है। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिलामेंट होता है बल्ब में, ये किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। और इसका टेम्परेचर नियर अबाउट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना अधिक तापमान। जी हाँ, तभी ये जल्दी से पिघलता नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलकर भाप बन जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस फिलामेंट का टेम्परेचर इतना हाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जल्दी से पिघलता नहीं है। ठीक है, कुछ बुक में 3340 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो रियल है, ऑथेंटिक, वो है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बल्ब होता है इसमें ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भी भरी जाती हैं। ठीक है, देखिए ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जब इसमें हवा अंदर चली जाती है, यानी वायु अंदर जाती है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ये तंतु कमजोर होके जल जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है, जल्दी खराब होता है। इसमें ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि इसमें वैक्यूम नहीं बने और अंदर उत्पन्न जो ऊष्मा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, यानी बल्ब नहीं फूटे जल्दी से, इसीलिए इसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। कौन सी? ऑर्गन। सेम इसी प्रकार से जो विद्युत हीटर है, इस विद्युत हीटर में आपने देखा होगा कि एक तंतुनुमा स्प्रिंग इसके अंदर लगी हुई होती है, जो किसकी होती है? नाइक्रोम की। ठीक है, किसका स्प्रिंग होता है? नाइक्रोम का होता है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु होती है। नाइक्रोम में निकेल प्लस क्रोमियम, ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता ही है जो विद्युत बल्ब है ये तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। विद्युत हीटर है, ये क्या देता है? ऊष्मा देता है। विद्युत इस्त्री में एक अंदर की तरफ, कभी आपने देखा हो प्रेस में, अंदर की तरफ एक
तंतु, पट्टीनुमा तंतु लगा हुआ होता है जो नाइक्रोम का होता है, वो भी निकेल और क्रोमियम से निर्मित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्यूज तार है, जो फ्यूज तार होता है ये टीन एसएन प्लस में लेड यानी पीबी, इन दोनों मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। सॉरी, इन दोनों धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु होती है जिसमें टीन 67% और लेड जो होता है वो 33% होता है। ठीक है, जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक कम और प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। सेम इसी प्रकार से इस पर आधारित गीजर और विद्युत केतली। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव, जिसमें मेन रूप से हमारे 3 फॉर्मूले हैं। कौन से? H = VIT, H = V²R/T। इसी प्रकार से तीसरा सबसे अहम फॉर्मूला जिसे जूल तापन का नियम भी कहा जाता है, H इक्वल होता है I²R/T। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले केवल हमने किससे निकाले हैं? जो विभवांतर V बराबर हमने क्या पढ़ा था? V बराबर हमने पढ़ा है W/Q, उसी से निकल कर आ गया। जब W निकालेंगे तो इक्वल हो गया V × Q, और W बराबर हम जानते हैं E यानी ऊर्जा, और ऊर्जा बराबर होती है ऊष्मा। अब आपसे पूछ ले विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी चालक में आवेशों के बहने से वे जो ऊर्जा है या उत्पन्न जो ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विद्युत धारा का तापीय उष्मीय प्रभाव। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।